हेलो सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आज फिर तुम लोगों का स्वागत है। पेपर का नाम है समकालीन पाश्चात्य दर्शन, कॉन्टेम्पोरेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रैडले को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी विचार माला के अंतर्गत आभास एवं सत्य के बारे में, एपेरियंस एंड रियलिटी। तो इसमें मैं 2 क्लास ले चुका हूँ, 2 व्याख्यान मेरा इस बारे में दिया जा चुका है। आज मैं इसी पर तीसरे व्याख्यान या लेक्चर के रूप में तुम लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने विगत क्लास में तुम लोगों को पहले ही बता दिया है कि ब्रैडले को जानने के लिए या उससे संबंधित विषय को जानने के पहले वो क्या कहता है, किस बारे में बता रहा है, उसका वर्णन करने का शैली क्या है, उसका जो जिस विषय वस्तु को बता रहा है वो किस शैली में बता रहा है। बहुत सारी शैलियाँ होती हैं, वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अच्छा कोई भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए द्वंद्वात्मक शैली, डायलेक्टिकल मेथड, बहुत तरह के बातें होती। पहले उसको जान लो, उसके बाद उसी आधार पर पढ़ने का बेस बनाओ, तो अपने आप तुम उसको समझ जाओगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पहले वो धीरे धीरे सारे जो सत्य बनने लायक जो भी वस्तुएं हैं, विचार हैं, प्रत्यय हैं, उन सबको वो सामने लाते हैं और परीक्षण करते हैं। और परीक्षण पर यदि वो कसौटी पर नहीं उतरता है तो उसे वो आभास करार देते हैं। तो अभी तक उनको सत्य का अंश नहीं मिला है। सत्य की जानकारी जो है, सत्य का जो परिभाषा है, सत्य की जानने की जो तरीका है या सत्य क्या है, उसका जो स्वरूप है, उसके समकक्ष कौन आएगा, किसे हम सत्य मानेंगे, किसे हम रियलिटी कहेंगे, ये जानने के लिए वो एक एक करके बहुत सारे जो हैं वैचारिक स्तंभ हैं, उनको वो धीरे धीरे सामने लाके परीक्षण करते जा रहे हैं। तो उसी में फिर वो प्राथमिक और गौण गुणों के बाद जो परीक्षण का नेक्स्ट जो उनका तरीका है, नेक्स्ट जो मूलभूत बात आ रहा है, वो है द्रव्य और विशेषण के संबंध में, सब्सटेंसिव एंड एडजेक्टिव। अब कहोगे द्रव्य क्या? तो द्रव्य को जानने के लिए फिर तुम एक बार पढ़ लो। क्या पढ़ोगे? ग्रीक फिलॉसफी को पढ़ लो, ग्रीक वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ लो। जो उसमें भी हम द्रव्य के बारे में लेक्चर है मेरा, वीडियो है मेरा सेमेस्टर 2 वाला में। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस जो है अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, उसको एक बार देख लो। डेकार्ट का भी है, उसको भी एक बार देख लो, तो उससे तुम द्रव्य के बारे जान जाओगे। मोटे तौर पर मैं यहाँ बता देता, द्रव्य वह है जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हो और जो अपना अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। ये मोटे तौर पर सब्सटेंस की एक परिभाषा पाश्चात्य जगत में मान ली गई है। यहाँ पर द्रव्य और विशेषण जो है ब्रैडले अब इसको वो परीक्षण के लिए सामने लाते हैं। तो द्रव्य और विशेषण का भेद क्या है? वो है प्राथमिक और गौण गुण के भेद पर आधारित है। क्या द्रव्य और विशेषण? अतः यदि प्राथमिक और गौण गुण अप्रामाणिक है
तब तो इसको भी हम लोग अप्रामाणिक ही कहेंगे, क्योंकि ये उसी पर आधारित है जो खुद अप्रामाणिक हो। उस पर यदि ये द्रव्य और विशेषण, सब्सटेंसिव और एडजेक्टिव यदि उसी पर ही आधारित है, उसी पर जिसका बेस टिका हुआ है, तो अपने आप ये भी अप्रमाणित सिद्ध हो जाता है। इसके संबंध में ब्रैडले जो तर्क देते हैं वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या देते हैं। किसके बारे? द्रव्य और विशेषण के बारे में। द्रव्य और उसके विशेषण में संबंध जो है वो स्थापित करना ब्रैडले कहते हैं बहुत ही दुरूह कार्य है। संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता है द्रव्य और विशेषण में, क्योंकि द्रव्य जो है वो अपने आप में विशेषण से भिन्न हो सकता है और न तो समान ही हो सकता है, वो न तो विशेषण से भिन्न ही अलग ही हो सकता है, न उसके समान ही हो सकता है, ऐसा ब्रैडले कहते हैं। जैसे मिश्री का एक टुकड़ा लो, तो मिश्री का टुकड़ा क्या है? द्रव्य का एक उदाहरण है। अब जब इसमें सफ़ेद रंग, मीठा स्वाद और स्पर्श, इसका स्पर्श क्या है? कठोर। स्वाद क्या है? मीठा। रंग क्या है? सफ़ेद। तो ये जो है गुण है ना यार, रंग, स्वाद, स्पर्श, ये क्या हो गया? इसका गुण है। तो सफ़ेदीपन, मीठापन और कठोरपन आदि इसका क्या है? गुण है। अब यदि इन विशेषण यानी गुणों को यदि हम हटा देंगे तो मिश्री का क्या अस्तित्व रह जाएगा? समाप्त हो गया ना। वही चीज तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। यदि प्राथमिक और गौण गुण को यदि हम अस्तित्व ना माने तो जड़ पदार्थ का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैटर भी तो खत्म हो जाएगा। ये प्राथमिक और गौण गुण में मैंने बताया था। वही चीज़ अभी ब्रैडले ने द्रव्य और विशेषण के बारे कहा है। क्या कहा कि द्रव्य और विशेषण जो है वो प्राथमिक और गौण गुण पर ही आधारित है। अब यदि प्राथमिक और गौण गुण का अस्तित्व ही धूमिल है तो उसी पर आधारित ये जो द्रव्य और विशेषण का जो संबंध है ये भी धराशायी हो जाता है, ये भी अस्तित्वहीन हो जाता है। तो द्रव्य न तो गुणों से भिन्न है और न यह एक ही है, तो वह संबंधित गुणों के लिए एक नाम मात्र है। जैसे मिश्री सफ़ेद रंग, मीठापन एवं कठोरता के गुणों को यदि एकत्रित कर देते तो सामने एक मिश्री आ जाता, तो उसी के एकत्रित गुण का ही एक नाम है द्रव्य पदार्थ। तो ये तो हो गया कि इस आधार पर द्रव्य और विशेषण को भी हम आभासी कहेंगे, ब्रैडले यही कहते हैं। अब तीसरा क्या आता है? संबंध और गुण का भी परीक्षण करते हैं, यानी रिलेशन एंड क्वालिटी। अब ब्रैडले के दर्शन में जो है वो केंद्रीय तत्व संबंध और गुण का भी विचार है। सच तो यह है कि प्राथमिक और गौण गुण तथा द्रव्य एवं विशेषण की समस्या आखिरकार संबंध एवं गुणों की भी समस्याएं ही है। उसी तरह की ये भी एक समस्या है। ब्रैडले यह सिद्ध करते हैं कि ये संबंध और गुण जो है दोनों सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, दोनों आत्मविरोधी है, दोनों परस्पर विरोधी है। इसलिए ये दोनों भी अवास्तविक है, दोनों अयथार्थ है। संबंध के लिए गुणों का होना आवश्यक है और गुण संबंध के लिए नहीं हो सकता। इनमें से प्रत्येक दूसरे के बिना अर्थहीन है, किंतु इन दोनों को यथार्थ में
न तो विचार में ही अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार संबंध और गुण ये दोनों भी मात्र आभास है, आभास मात्र है। इसके बाद कहाँ पर हम आएंगे? आत्मा। तो ब्रैडले बोलते हैं आत्मा को एक और अनेक का समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है हम मानते हैं आत्मा क्या है? एक और अनेक का समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। किंतु उसने यह सिद्ध किया ब्रैडले ने कि आत्मा भी परस्पर विरोधों का समूह है और इसलिए आत्मा भी आभास मात्र है। उसने आत्म चेतना की एकता को माना नहीं और आत्मा को क्या कहा? अनुभवों का योग। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार ब्रैडले ने देश काल, स्पेस एंड टाइम, कार्य कारण संबंध, लॉ ऑफ कॉजेशन एवं क्रिया एक्टिविटी पर विचार करते हुए बताया कि ये भी आभास मात्र और त्रुटिपूर्ण है। अतः जो समस्याएं पहले हम देख चुके हैं वही समस्याएं यहाँ भी हैं, यानी अनेक डायलेमा। डायलेमा किसे कहते हैं? डायलेमा कहते हैं क्या करें, इधर खाई है उधर शेर है, पीछे जाते हैं तो खाई में गिरेंगे, आगे जाएंगे तो शेर खा लेगा। लेकिन एक ये ऊहापोह वाली स्थिति, इसी को डायलेमा कहते हैं। तो यहाँ जो है ये समस्याएं जो है ये जब हम देख लेते हैं तो इससे हमारे सामने अनेक तरह की डायलेमा आ जाती है, ऊहापोह की स्थिति आ जाती है और अनेक आत्म विरोधी बातें सामने आने के कारण हमें यह कहना पड़ता है कि ऐसी भ्रांतियां जो हैं ये हमें कंफ्यूज करती हैं और ये जो बातें हमें कंफ्यूज करती हैं, जो बातें हमें डायलेमा के स्तर तक ले आती हैं और जहाँ पर त्रुटियां भी नज़र आने लगती हैं, तो ये सब सत्य का स्टेज के नज़दीक आने वाली बातें नहीं हैं। ये जो है ये रियलिटी तो हो ही नहीं सकती है। अतः ये सब भी आभास मात्र हैं। इस प्रकार ब्रैडले के अनुसार जहाँ कहीं भी संबंध है, गौर कीजिएगा, संबंध, रिलेटेड, जहाँ कहीं भी संबंध है वहाँ परस्पर विरोधी और अबौद्धिक तत्व होते हैं और इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें न किसी प्रकार का संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर चीज़ देखोगे एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई चीज़ अकेला नहीं, अकेला में ही वो सक्षम है, ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ। तो ब्रैडले यहाँ पर एक क्लू दे देते हैं, जो भी चीज़ एक दूसरे से संबंधित है उसको दूर से ही मान लो कि वो अबौद्धिक तत्व है और वो जो है परस्पर विरोधी है, क्योंकि जहाँ संबंध है वहीं विरोध वाली बातें भी होती हैं, ऐसे संबंध नहीं होता है। तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार का संबंध की आवश्यकता न पड़ती है। तो जहाँ जहाँ भी संबंध की आवश्यकता पड़ती है वो सब आभास के आईने में रखने वाले चीज़ें हैं। प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ गुण अवश्य है और ये गुण जो है संबंध के प्रति नहीं हो सकते। इस प्रकार ब्रैडले जो हैं प्रत्येक वस्तु को वो आभास बना देते हैं। देश काल, कार्य कारण, क्रिया आत्मा इत्यादि सब संबंधित हैं एक दूसरे से। ये सब परीक्षा कर यह दिखलाते हैं कि इनमें आत्म विरोधी तत्व भरे पड़े हैं, इसलिए इनमें से प्रत्येक
मात्र सत नहीं है, लेकिन सत का आभास मात्र है। इसी बीच ब्रैडले ने यह भी संकेत दिया है कि इन नकारात्मक निर्णयों से कुछ स्वीकारात्मक तथ्य भी मिलता है। अतः आभास कहकर इनका खंडन हम करें, लेकिन इसे अस्तित्वहीन नहीं मान सकते, उसे वस्तुतः हम त्याग नहीं सकते और न ही उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अतः रियलिटी यानी सत्य से उसका कुछ न कुछ संबंध तो अवश्य है। तो इस आभास का अस्तित्व को हम असत नहीं मान सकते। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लचीला रुख ब्रैडले अपनाते हैं। वो कहते हैं ये सब जो हमने देखा अभी तक, आत्मा को देखा, देश काल काज कारण, ये सब जो है गुण संबंध, ये सब जो देखा, इसमें क्या हमने पाया? कुछ सत्य का तो इसमें आभास हो रहा है। डायरेक्ट आभासित ये नहीं है, लेकिन सत्य का एपीरियंस इसमें है, रियलिटी का कुछ न कुछ एपीरियंस है इसमें। इसलिए इसे हम नकार नहीं सकते हैं, खंडन कर सकते हैं लेकिन नकार नहीं सकते हैं। इसे हम सत्य का आभास के रूप में मान सकते हैं। तो उसका जो है यहाँ आभास का अस्तित्व जो आ रहा है, इस आभास के अस्तित्व को हम असत्य नहीं कर सकते। इस प्रकार ब्रैडले के अनुसार आभास जो है वो रियलिटी के अंतर्गत ही समन्वयात्मक ढंग से समाविष्ट है, अर्थात आभास सर्वथा भ्रांति एवं त्यागने लायक नहीं है, बल्कि उसमें आंशिक रूप से थोड़ी सी यथार्थता यानी रियलिटी है। एक निरपेक्ष सत्य जो है वो एक होना चाहिए, क्योंकि यदि अनेक स्वतंत्र सत्य होंगे तो उनमें संबंधों की समस्या भी उत्पन्न होगी, जो समस्या भी हमने देखा, जिससे कि वे क्या बन जाएंगे? आभास बन जाएंगे। इसलिए सत्य या निरपेक्ष एक समन्वय में सभी अंतरों को समा लेता है। अतः स्पष्ट है कि निरपेक्ष में आभास जो है वो सम्मिलित है। अब निरपेक्ष और आभास, नेक्स्ट पॉइंट। आभासों का जो दुनिया है एवं सत्य का जो दुनिया है वे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि आभास जो है वो एकदम शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, बल्कि सत्य का ही वो एक आभास है। इसलिए आवश्यक है कि निरपेक्ष कोई शून्य नहीं है, व्यक्तिगत रूप पूर्ण के रूप में उसमें विशेषों की विविधता है, समृद्धि है। प्रश्न उठता है कि आभास निरपेक्ष का अंग किस प्रकार से है? क्या उसकी उपस्थिति से सबकी प्रकृति दूषित नहीं हो जाएगी? सत्य आभासों में प्रकट क्यों होता है? ये सब कुछ प्रश्न है। इन सब प्रश्नों के लिए ब्रैडले का उत्तर किसी भी अन्य महान दार्शनिक की तरह का ही उत्तर है। ब्रैडले यहाँ पर समहाउ का बहुत प्रयोग करेंगे। बुद्ध से जब पूछा जाता था कि बताइए तो ईश्वर है क्या नहीं, तो बुद्ध कहते, मौन हो जाते थे, चुप हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। जब उनसे कोई भी तत्वमीमांसी या मेटाफिजिकल पारलौकिक प्रश्न पूछा जाता था तो उसका कोई जवाब नहीं देते थे, ना तो हाँ में ना में। तो एक स्थिति आती है इस तरह सत्य की, परम सत्य की, ईश्वर की, आत्मा की, पारलौकिक वस्तुओं की, स्वर्ग की, नरक की, ये सब जो बातें हैं, जो हम जहाँ तक मेरा विज्ञान अभी तक नहीं पहुँचा है,
जहाँ तक हमारा आत्ममंथन, चिंतन, विश्लेषण, आकलन ये सब जारी है, तो वहाँ पर हम लोग एक अलग स्थिति में आते हैं। दार्शनिक एक अलग स्थिति में आता है। ब्रैडले की भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बुद्ध वाली ही स्थिति है। ब्रैडले यहाँ पर उत्तर देते हैं, जो अभी मैंने 2-3 प्रश्न किया, उन प्रश्नों में उत्तर देते हैं कि क्योंकि उत्तर तो संभव नहीं इसका सही रूप में देना, आभास जैसे तैसे पूर्ण का अंग है। क्या बोलते हैं? आभास जो है वो जैसे तैसे, समहाउ, पूर्ण यानी रियलिटी, सत्य का अंग है। एवरीथिंग विच अपीयर्स इज समहाउ रियल इन सच ए वे ऑन टू बी सेल्फ कॉन्शियस। यानी क्या? प्रत्येक वस्तु जो कि आभास है, सत्य में, पूर्ण में या रियलिटी में जैसे तैसे, समहाउ जैसे तैसे, और इस प्रकार से है कि वह आत्म समीचीन है, वह सेल्फ कॉन्सिस्टेंट है। यह उत्तर तो असंतोषजनक है, खुश तो आपको नहीं, संतुष्ट तो नहीं कर पाएगा, फिर भी ब्रैडले के दर्शन के लिए यह फिट है। इस तरह ब्रैडले तार्किक दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निरपेक्ष में यानी रियलिटी में आभास अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए, और जो कुछ निरपेक्ष में है वह रियलिटी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। फिर एक बार बोल देते हैं। इस प्रकार ब्रैडले तार्किक दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट, निरपेक्ष में आभास अनिवार्य रूप से सम्मिलित होनी चाहिए, और जो कुछ निरपेक्ष में है उसे सत्य यानी रियलिटी, एब्सोल्यूट होना चाहिए। एक प्रश्न और उठ सकता है कि कोई वस्तु जो सत्य का अंश है उसी समय आभास कैसे हो सकती है? क्या आप आभास को उसका एक अंग बना रहे हैं कहीं कहीं? यहाँ पर ब्रैडले स्पिनोजा के समान 2 दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। स्वयं अपना दृष्टिकोण से वो कहते हैं वो वस्तु आभास ही रहेगा, किंतु निरपेक्ष के दृष्टिकोण से जब वो स्पिनोजामय हो जाते हैं तो कहते हैं वही वस्तु सत्य है। इस प्रकार यह 2 भिन्न दृष्टिकोण का अंतर है। तो विद्यार्थियों, यह हुआ ब्रैडले का आभास एवं सत्य, एपीरियंस एंड रियलिटी। तुम कहोगे एक कहानी की तरह ये हम समझ जाएं, वैसा कोई चीज़ नहीं है बाबू। तुमको समझने के लिए इससे एक एक शब्द के को जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक तुम पूरे वाक्य को कैसे समझोगे? नहीं समझ पाओगे ना। तो शब्दों को भी तुमको जानना जरूरी होगा, इस शब्द का मायने क्या है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, तुम उसमें थोड़ा डूबो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा उससे रिलेटेड कहीं कहीं और भी जगह कुछ पढ़ लो, तो अपने आप समझ जाओगे कि फलाना विचारक क्या कहना चाहता है, ब्रैडले आभास एवं रियलिटी के बारे क्या कहना चाहता है। लेकिन कन्फ्यूजन तो है, नहीं कन्फ्यूजन होता तो लास्ट में जो मैंने निष्कर्ष दिया, ये किस तरह का निष्कर्ष? समहाउ, जैसे तैसे, ये कोई बात नहीं हुई। ये हुई वही बुद्ध जो है जब कोई चीज़ का उत्तर नहीं देना चाहते थे तो उस विषय में वो मौन हो जाते थे। तो क्रिटिसिज्म भी इसका होगा, आलोचना प्रत्यालोचना भी होगा, तो इसका आलोचना भी हुआ। तो विद्यार्थी एक क्लास और लूँगा, तो ठीक है, आज के क्लास के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इसका आलोचना से भी तुम लोगों को परिचित करा दूंगा। तो आज का क्लास इतना ही। ओके,
बाय बाय, टेक केयर।